फ्रेंड्स, रैपिड जेंटल परमानेंट होम्योपैथी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम किसी डिसीज़ के बारे में नहीं बात करने वाले हैं, ना ही हम किसी मेडिसिन की बात करने वाले हैं। आज हमने अपना टॉपिक थोड़ा सा डिफरेंट लिया है। हमने आज होम्योपैथी के स्टूडेंट्स को गाइड करने के लिए ये वीडियो बनाया है और इसके 2-3 पार्ट्स भी बनाए हैं। तो ऐसा हमने इसलिए किया है आज क्योंकि हम चाहते हैं कि होम्योपैथी के स्टूडेंट्स को भी हमारे इन वीडियोस से कुछ फ़ायदा मिले और उनका जो नॉलेज है वो एनहेंस हो। तो आज हमने मटेरिया मेडिका का एक टॉपिक उठाया है, ग्रुप स्टडी। यस फ्रेंड्स, ग्रुप स्टडी मतलब हम कुछ कॉमन ग्रुप्स के बारे में बात करेंगे। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जब हम कोई ग्रुप की स्टडी करते हैं तो उस ग्रुप के अंडर जितनी भी मेडिसिन्स हैं उन सारी मेडिसिन्स की हमें एक कॉमन थीम पता चलती है, आइदर मेंटल और आइदर फिज़िकल। मतलब हमें ये पता चल जाता है कि अगर इस तरीके का पेशेंट अगर आता है, इस मेंटलिटी का पेशेंट अगर आपके पास क्लिनिक पर आता है तो इस ग्रुप में से कोई सी एक मेडिसिन हम सिलेक्ट कर सकते हैं। मतलब हमें इंडिविजुअलाइजेशन में हेल्प मिलती है, साथ ही हमें पेशेंट के मेंटल को क्विकली एनालाइज करने में भी हेल्प मिलती है। साथ ही हमें एक प्रॉपर ग्रुप का पूरा नॉलेज होने से कई सारी मेडिसिन एक साथ याद हो जाती है, जिसकी वजह से हमें जो कॉम्प्लिकेशंस आते हैं सिम्टम्स को याद रखने में, वो अनवांटेड कॉम्प्लिकेशंस नहीं आते हैं। कई बार ऐसा होता है ना कि जो मेडिसिन है हम पढ़ते हैं उसके कुछ दिनों तक हमें बहुत अच्छे से याद रहती है, लेकिन जब वो मेडिसिन बहुत दिनों तक यूज़ में नहीं आती है या उस तरीके का कोई पेशेंट नहीं आता है तो फिर हम उस मेडिसिन के सिम्टम्स को भूलने लगते हैं। लेकिन अगर आप ग्रुप की स्टडी करते हैं तो एक कॉमन थीम आपके माइंड में सेट रहता है और आप उससे बिलोंग जितनी भी मेडिसिन है उन सबको उस ग्रुप के मेंटल से और उस ग्रुप के फिजिकल से कोरिलेट कर सकते हैं, जिसको आप कभी भी भूलेंगे नहीं। तो इसलिए आज हम ग्रुप की स्टडी करेंगे। हम धीरे धीरे सारे ग्रुप्स की स्टडी करेंगे, जैसे नेट्रम ग्रुप है, अमोनियम ग्रुप है, म्यूर ग्रुप है, हेलोजन ग्रुप्स हैं, एंटीमनी ग्रुप है, कार्बन, कैल्केरिया ग्रुप। इन सारे ग्रुप की हम फर्दर स्टडी करेंगे, जिसकी वजह से आपको सारी मेडिसिन्स क्विकली रिमेंबर हो जाएंगी। तो आज हम जिस ग्रुप के बारे में बात करने वाले हैं वो है म्यूरिएटिकम ग्रुप। मतलब आज हम म्यूरिएटिकम ग्रुप के सारे कॉमन थीम, सबसे पहले हम उसका बेसिक इंट्रोडक्शन देखेंगे, देन उसका मेंटल थीम देखेंगे, देन उसका फिजिकल और उसके कुछ रूब्रिक्स देखेंगे। तो आज हम कॉमन थीम के ऊपर उसकी बात करेंगे। ठीक है, तो आइए दोस्तों हम शुरू करते हैं। मैंने एक पूरा प्रेजेंटेशन बनाया है ताकि हम उसे अच्छे से और पूरा डिटेल में समझ सकें, ताकि उसका कोई भी पॉइंट मिस ना हो। चलिए तो हम शुरू करते हैं। तो हमारा आज का जो ग्रुप है वो म्यूर ग्रुप है। म्यूर वर्ड का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो हम ये देखेंगे। तो म्यूर का मतलब होता है क्लोरीन। मतलब आज हम जिस ग्रुप की बात करेंगे वो क्लोरीन है, उसे हम साइंटिफिक लैंग्वेज में क्लोरीन कहते हैं, और होम्योपैथी में इसे हमने क्लोरीन ना कहते हुए इसे हमने म्यूर कहा, म्यूरिएटिकम ग्रुप कहा। तो ऐसा हमने क्यों किया, ये चेंजेस हमने क्यों लाए, ये हम आगे देखने वाले हैं। आप इस वीडियो को अगर पूरा लास्ट तक देखेंगे तो आपको समझ में आएगी इसकी एक एक कड़ी कि किस तरह से हर एक चीज़ एक दूसरे से लिंक होती है, तो आप कोई भी चीज़ मिस ना करें। तो सबसे पहले होता क्या है, जो क्लोरीन है वो एक ग्रीक वर्ड है, वो क्लोरस वर्ड से आया है। क्लोरस का मतलब होता है येलो ग्रीन कलर। मतलब इस कलर की वजह से उनने उसका नाम क्या रखा है, क्लोरस, साइंटिस्ट ने। तो ये वर्ड किसने दिया था, साइंटिस्ट हेम्प्रे डेवी ने 1810 में ये नाम दिया था। फिर हमने जब होम्योपैथी में क्लोरीन का यूज़ किया तो हमने उसका नाम चेंज करके म्यूरिएटिकम रख दिया। म्यूरिएटिकम वर्ड का मतलब क्या होता है, मेयर। मेयर का, और मेयर का जो इंग्लिश मतलब होता है वो होता है मदर और
ओशियन या सी, मतलब जिसे हम हिंदी में समंदर कहते हैं और मदर को माँ कहते हैं। तो ये हमने इसका नाम रख दिया, इसी से इसका नाम हुआ म्यूरिएटिकम। तो हमने उसका नाम ओशियन या मदर क्यों रखा, ये क्वेश्चन का जवाब आपको मेंटल थीम पढ़ने के बाद में मिलेगा, ठीक है। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। तो जो क्लोरीन होता है उसका एटॉमिक नंबर होता है 17, उसका एटॉमिक वेट होता है 35, मेल्टिंग पॉइंट है 101.5 डिग्री सेंटीग्रेड, बॉइलिंग पॉइंट -34.04 सेंटीग्रेड, ठीक है। डेंसर देन ऑक्सीजन, मतलब ये जो क्लोरीन गैस होती है, क्लोरीन गैस डेंसर देन ऑक्सीजन, मतलब जो ऑक्सीजन होती है उसके जो इंटरमोलिकुलर स्पेस होती है वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू क्लोरीन। तो इसीलिए हमारी जो क्लोरीन गैस है उसके जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो पास पास होंगे, उसमें इंटरमोलिकुलर स्पेस कम होगी, इसीलिए वो ऑक्सीजन से थोड़ी भारी गैस होती है, डेंसर होती है, ठीक है। इसीलिए कहा है कि क्लोरीन इज़ डेंसर देन ऑक्सीजन, ठीक है। मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन ओशियन, मतलब ये जो ओशियन का तीसरा ऐसा एलिमेंट होता है जो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। पहला ऑक्सीजन होता है, दूसरा हाइड्रोजन होता है और क्लोरीन थर्ड एलिमेंट होता है जो मोस्ट अबंडेंट होता है, ठीक है। सेकंड लाइटेस्ट हेलोजन, ये सेकंड लाइटेस्ट हेलोजन कहलाता है। हेलोजन मतलब सॉल्ट, हेलो का मतलब होता है सॉल्ट और जन का मतलब होता है जेनेसिस, मतलब प्रोडक्शन, ठीक है। तो सॉल्ट का प्रोडक्शन, तो ये कौन सा सॉल्ट है, सेकंड लाइटेस्ट सॉल्ट है। पहला लाइटेस्ट सॉल्ट होता है फ्लोरीन। अगर हम पीरियोडिक टेबल की लैंग्वेज में इसे देखें तो एक कॉलम में सबसे पहले जो 17th नंबर कॉलम है उसमें सबसे पहले फ्लोरीन आता है, देन उसके बाद में क्लोरीन आता है, उसके बाद ब्रोमीन आता है। तो ये सेकंड लाइटेस्ट होता है, फर्स्ट फ्लोरीन होता है और उसके थर्ड नंबर पे होता है ब्रोमीन। तो थर्ड लाइटेस्ट कौन सा होगा, ब्रोमीन होगा, ठीक है। हम अभी रो की बात भी करेंगे पीरियोडिक टेबल से, कैसे हम किसी होम्योपैथिक ग्रुप को, होम्योपैथिक मेडिसिन को पीरियोडिक टेबल से कनेक्ट करके देख सकते हैं, हम आज वो भी पूरा देखेंगे, ठीक है। दे हैव 7 इलेक्ट्रॉन्स 1 गेन टू अनदर, मतलब अगर हम इसकी केमिस्ट्री देखें क्लोरीन की तो इसके ऊपर माइनस चार्ज इंडिकेटेड होता है। माइनस मतलब एक इलेक्ट्रॉन की कमी को शो करता है ये। तो अगर इसे एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर सकता है, ठीक है। तो ये हमेशा एक कंपाउंड फॉर्म में मिलते हैं। जो क्लोरीन होता है वो कभी भी हमें अकेला नहीं मिलेगा, समुद्र में भी अकेला नहीं मिलेगा, अर्थ के क्रस्ट पर भी अकेला नहीं मिलेगा, कहीं भी किसी भी फॉर्म में ये हमें अकेला नहीं मिलता है, हमेशा ये किसी और एलिमेंट के साथ में कंबाइंड फॉर्म में मिलता है। इसीलिए ये क्या करते हैं, कंपाउंड बनाते हैं। तो जैसे सपोज कीजिए कि NaCl है, NaCl के साथ में Na के साथ Cl जुड़ा हुआ होता है, वो Cl मतलब हमारा क्लोरीन, Na के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और Cl के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। पॉजिटिव मतलब उसके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता है और नेगेटिव मतलब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। तो क्लोरीन जब सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो दोनों बैलेंस में आ जाएंगे, दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा और दोनों एक दूसरे के साथ में एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना लेते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको इसलिए समझाया क्योंकि इसकी मेंटल थीम है, ये पूरी इसके बॉन्ड के ऊपर रिलेटेड है, ठीक है। तो आप इसे ध्यान से समझिए। नेचुरल फॉर्म, अगर हम क्लोरीन को नेचर में देखें तो ये कहाँ कहाँ किस फॉर्म में पाया जाता है, तो ये ओशियन में पाया जाता है NaCl के फॉर्म में। मतलब हम जो सॉल्ट यूज़ करते हैं हमारे खाने पीने में, वो सॉल्ट कहाँ से आता है, समुद्र से आता है और उसमें क्या पाया जाता है, Na+Cl। तो NaCl ही हमारा सॉल्ट होता है, उसमें भी Cl होता है। देन रॉक सॉल्ट, बहुत प्राचीन समय की बात है, हमारे जो बड़े बूढ़े या एंशियंट लोग हुआ करते थे वो अपने खाने में सेंधा नमक यूज़ करते थे, जिसे हम हिमालयन सॉल्ट भी कहते हैं। ये समुद्र में नहीं मिलता है, ये कहाँ मिलता है, ये रॉक्स में मिलता है, मतलब इसकी बड़ी बड़ी चट्टानें और इसके बड़े बड़े पहाड़ पाए जाते हैं, उनमें से ये सॉल्ट हमें मिलता है, ये भी NaCl ही कहलाता है, ठीक है। एक होता है क्लोरीन गैस। क्लोरीन गैस साइंटिफिक जो मेथड्स होती है, जो रिएक्शंस होती है, उनके थ्रू हमें क्लोरीन गैस भी मिली। तो अब हम उसका पूरा देखेंगे कि क्लोरीन गैस कहाँ से आई, कैसे क्या होता है, ठीक है। तो आप इस वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए। अगर हम पीरियोडिक टेबल देखें तो जो क्लोरीन होता है वो
थर्ड रो में पाया जाता है और 17th कॉलम में पाया जाता है। तो जो थर्ड रो है उसकी फीलिंग क्या होती है? आइडेंटिटी एंड नरिशमेंट, ठीक है, चाइल्ड टोडलर। एंड जो 17th कॉलम होता है उसकी फीलिंग होती है नियरली कंप्लीटेड। मतलब ये जो क्लोरीन होता है ये अपनी आइडेंटिटी को कंप्लीट समझता है, ऑलमोस्ट कंप्लीट समझता है जब ये किसी के साथ बॉन्ड बनाकर रहता है, ठीक है। तो हम इसको इस तरीके से इंडिकेट कर सकते हैं। दे फील कंप्लीट एंड सेटिस्फाइड व्हेन द रिलेशन इज इक्विलिब्रियम एंड हेल्दी। मतलब अगर इसके रिलेशंस हेल्दी और इक्विलिब्रियम में चलते हैं तो ये अपने आप को नियरली कंप्लीट समझता है। दे फील अलोन व्हेन हिज रिलेशंस आर ब्रेक टुगेदर। मतलब अगर लोगों के साथ जिनसे इसने रिश्ता जोड़ के रखा है उनसे अगर इसके रिलेशंस ब्रेक हो जाते हैं, जैसे सपोज Na का Cl से रिलेशन ब्रेक हो जाएगा तो Cl की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। उसी तरीके से इसकी मेंटल थीम भी होती है, ये अपने रिलेशंस में रहता है, रहना पसंद करता है, लेकिन अगर इसके रिलेशंस इससे ब्रेक हो जाते हैं या किसी वजह से दूर हो जाता है तो ये अपने आप को अकेला कुछ भी नहीं समझता है, ये स्टे नहीं कर पाता है, ठीक है। वहाँ से इसके सारे प्रॉब्लम स्टार्ट होते हैं। तो ये उसका पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग फीलिंग हुआ, ठीक है। अगर हम उस रो के अदर मेटल्स की बात करें तो थर्ड रो में कौन कौन से मेटल आते हैं? एलिमेंट्स आते हैं सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, साइलिशिया, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन, ठीक है। तो जो सोडियम होता है वो हमेशा दूसरों के ऊपर डिपेंड वाला फीलिंग रहता है, उसमें वो अभी अकेला कुछ भी नहीं कर पाता है। जो मैग्नीशियम होता है उसे हमेशा अपनी आइडेंटिटी को लेके ऑर्फन्स वाली और 4 सेकंड वाली फीलिंग आती है। 4 सेकंड मतलब अकेलेपन की फीलिंग आती है, ठीक है। जो एल्यूमिनियम होता है वो अपनी आइडेंटिटी को लेके हमेशा हमेशा कन्फ्यूजन में रहता है। मतलब वो समझ नहीं पाता है कि मुझे कोई कुछ करने नहीं देता या फिर मैं कर नहीं सकता, वो अपनी पहचान बना नहीं पाता है लोगों के बीच में। जो साइलिशिया होता है वो हमेशा डाउटफुल रहता है अपनी आइडेंटिटी को लेके। उसे ऐसा लगता है कि ठीक है, अगर कोई साथ है, कोई मेरी चीज़ें करने में हेल्प कर रहा है तो अच्छा है, क्योंकि उसे कहीं ना कहीं ये गट फीलिंग होती है कि मैं अकेला तो वैसे भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। साइलिशिया क्या होता है? रेत होती है। तो जो रेत होती है वो कभी भी एक घर को अकेले बना सकती है, अगर हम उसमें सीमेंट और अदर मटेरियल नहीं मिलाएंगे तो वो अकेले खड़े होकर पूरा घर बना सकती है नहीं। उसी तरह से जो साइलिशिया का पेशेंट होता है वो भी कभी भी अकेले कहीं पर खड़े होकर कोई भी चीज़ परफॉर्म नहीं कर पाता। उसे हमेशा एक डर सा रहता है कि मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। तो जो फॉस्फोरस होता है, शोविंग आइडेंटिटी इन बिटवीन अदर्स, उसे हमेशा अफेक्शन की ज़रूरत पड़ती है अपनी आइडेंटिटी बनाने के लिए। मतलब उसे ऐसा लगता है कि अगर लोगों के बीच रहना है, अपनी पहचान बनाना है तो हमें लोगों के बीच उठना बैठना, हंसना बोलना, कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करना बहुत ज़रूरी है जिससे कि लोग हमें हमेशा याद रखें। तो इस तरीके से वो अपनी आइडेंटिटी को शो करने की कोशिश करता है। जो सल्फर होता है वो इंटेलेक्ट और ईगोस्टिक होता है। इंटेलेक्चुअल मतलब दे हैव अ ग्रेट नॉलेज अबाउट दी थिंग्स। मतलब वास्तव में उसके पास बहुत सारा नॉलेज होता है, वो तरह तरह की चीज़ों से अपना नॉलेज गेन करने की कोशिश करता है और वो सोसाइटी में अपने आप को एक नॉलेजेबल पर्सन के रूप में ही रखता है। वो हमेशा लोगों की हेल्प भी करता है, सबके लिए सब कुछ करता है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि अपनी पहचान इसी तरीके से बनाई जा सकती है। अगर हम दूसरों के लिए कुछ करेंगे, कुछ सोचेंगे, कुछ किसी का भला होगा तो लोग हमें याद करेंगे और हमें जानेंगे कि हाँ ये व्यक्ति ऐसा है। तो इस तरीके से वो अपने इंटेलेक्ट का तरह तरह से यूज़ करता है लोगों के लिए कुछ करने में। इसी चीज़ के चलते उसे थोड़ा सा ईगो भी रहता है। तो जो क्लोरीन है हमारा, उसमें माई रिलेशन इज़ माई आइडेंटिटी। क्लोरीन को हमेशा यही लगता है कि मेरे जो रिलेटिव्स हैं उनके साथ रहना, उठना बैठना ही मेरी पहचान होती है, वरना मैं अकेला तो कुछ हूँ ही नहीं। जो लास्ट हमारा एलिमेंट है वो है आर्गन। आर्गन को कभी किसी व्यक्ति की ज़रूरत नहीं पड़ती अपनी आइडेंटिटी शो करने के लिए, वो अपने आप में ही एक कंप्लीट एलिमेंट होता है, ठीक है। तो ये हमने पूरे रो की फीलिंग एक बार देख ली। आप इन सारी चीज़ों को चाहे तो नोट भी करके रख सकते हैं। तो आप एक नोटबुक लेके बैठिए साथ में। जो क्लोरीन गैस है वो कहाँ से ओरिजिन हुई हम वो देखते हैं।
1774 में डॉक्टर चार्ल्स वेल्मिंग शीले नाम के एक साइंटिस्ट थे जो मैग्नीज डाइऑक्साइड का हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवा रहे थे, जिसमें से एक पेल येलो ग्रीन कलर का गैस निकला था। उस पेल येलो ग्रीन कलर के जो गैस था उसे उन्होंने सबके सामने कहा था कि ये ऑक्सीजन गैस है, लेकिन डॉक्टर हेम्प्रे डेवी ने फिर इसे वापस से फर्दर एक्सपेरिमेंट किए और प्रूव किया कि नहीं, जो गैस निकली थी येलो ग्रीन कलर की वो ऑक्सीजन नहीं थी, क्योंकि ऑक्सीजन तो कभी कलरफुल होती ही नहीं है, ये कोई और गैस है। तो फर्दर एक्सपेरिमेंट करते गए, देन उन्होंने फाइनली कंक्लूड किया कि नहीं, डॉक्टर शीले ने जो गैस बताई थी वो ऑक्सीजन नहीं थी, वो क्लोरीन गैस थी। तो इस तरीके से क्लोरीन गैस का निर्माण हुआ, लेकिन इसका क्रेडिट उन्होंने हेम्प्रे ने नहीं लिया, उन्होंने डॉक्टर शीले को ही दिया, क्योंकि एक्चुअल में डॉक्टर शीले ने ही उस गैस को प्रोड्यूस किया था। ठीक है, तो ये उस गैस का ओरिजिन हुआ। उस गैस के हम थोड़े से कैरेक्टर्स भी देखेंगे और उस गैस की वजह से क्या क्या हो सकता है हम वो भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम उसकी प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। ठीक है, तो क्लोरीन गैस इज़ अ पंजेंट अनप्लीजेंट ब्लीचिंग लाइक ऑर्डर, मतलब वो कैसी गैस होती है, एक पंजेंट मीठी खट्टी सी गैस होती है, अनप्लीजेंट ऑर्डर रहता है, स्मेल गंदी सी आती है उसमें से, और वो ब्लीच की तरह होती है। ब्लीच का काम क्या होता है, चीज़ों को साफ करना, तो इसी प्रकार से उस गैस का भी कैसा प्रॉपर्टी है, ब्लीचिंग टाइप प्रॉपर्टी, साफ सफाई की प्रॉपर्टी। पंजेंट पेल ग्रीन कलर, ठीक है, डिजॉल्व क्वाइट इजीली इन वाटर, पानी में बहुत ही इजीली ये डिजॉल्व हो जाती थी। हाईली कोरोसिव गैस, स्लाइट लेस एग्रेवेशन देन फ्लोरीन, मतलब फ्लोरीन के कंपेयर में ये गैस थोड़ी कम एग्रेसिव होती है, लेकिन अपने आप में एक्चुअल में ये बहुत ज़्यादा कोरोसिव गैस मानी जाती है। कोरोसिव का मतलब क्या होता है, जो किसी चीज़ के ऊपर पड़े तो उसे जला दे, उसे ख़त्म कर दे या उसे डीजेनरेट कर दे, इतना ज़्यादा कोरोसिव नेचर। जैसे हमारा एसिड कैसा होता है, कोई एसिड को अगर पी लेता है या उससे सुसाइड करने की कोशिश करता है तो उसका जो एलिमेंट्री ट्रैक्ट होता है वो पूरा का पूरा बर्न हो जाता है, क्योंकि वो हाईली एसिडिक मीडियम में होता है। उसी प्रकार जो क्लोरीन गैस है वो भी इसी तरह से रिएक्ट करती है। अगर आप क्लोरीन गैस के कांटेक्ट में आएंगे तो आप भी कुछ ऐसे ही सिम्टम्स अपने में फील करेंगे। ठीक है, तो अगर हम क्लोरीन के यूजेस की बात करें तो मैंने बताया था ब्लीचिंग प्रॉपर्टी होती है, इसीलिए ये डिसइंफेक्टेंट का काम करता है। कई बार आपने देखा होगा कि आप कहीं घूमने के लिए पिकनिक पर जाते हैं या स्विमिंग पूल में स्विमिंग करने के लिए जाते हैं, और उसके बाद आप जब निकलते हैं तो 1-2 घंटे के बाद में आपकी आँखों में एक हल्की सी जलन महसूस होती है, आपके हाथ पैरों में स्किन में एक इरिटेशन होता है, इरप्शन होने लग जाते हैं, आपको बहुत खुजली आने लगती है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उस पर क्लोरीन टेबलेट्स मिलाई जाती है। क्लोरीन क्यों मिलाते हैं स्विमिंग पूल के पानी में, क्योंकि वो ब्लीचिंग का काम करता है, वो पानी को साफ रखने का काम करता है। ठीक है, तो इसकी वजह से ये कुछ कुछ लोगों में इसका रिएक्शन हो जाता है। तो एक उसका यूज़ हुआ डिसइंफेक्टेंट। जब जर्मनी में फर्स्ट टाइम वर्ल्ड वार हुआ था उस टाइम पर ये जो क्लोरीन गैस थी इसका यूज़ लोगों ने वार वेपन के रूप में किया था। वार वेपन मतलब जैसे आजकल जो लड़ाई होती है उसमें कैसे बम बारूद और इन सब चीज़ों का यूज़ करते हैं, ये वार वेपन होते हैं। लेकिन जर्मनी में जब वार हुआ था तो उन्होंने इसे वेपन के रूप में यूज़ किया था। इस गैस को उन्होंने पूरे एटमॉस्फेयर में फैला दिया था, तो उसकी वजह से बहुत सारे लोग मारे गए थे। क्यों मारे गए थे ये हम अभी देखेंगे। ठीक है, 2007 में इराक में भी जब युद्ध हुआ था तो उन्होंने भी इसे वर्ल्ड वार वेपन के रूप में यूज़ किया था। ठीक है, ये एक डिसइंफेक्टेंट होता है। हम पीने का पानी साफ़ करने के लिए भी कुछ अमाउंट में क्लोरीन का यूज़ करते हैं। ठीक है, पेपर इंडस्ट्री में यूज़ होता है, पेपर प्रोडक्ट्स बनाने में यूज़ होता है, बहुत सारे एलोपैथिक ड्रग्स बनाने में भी क्लोरीन का यूज़ होता है, एनेस्थेटिक ड्रग्स बनाने में यूज़ होता है इसका, मैन्युफैक्चरिंग डाइज एंड प्लास्टिक्स बनाने में इसका यूज़ होता है। ठीक है, तो इस तरीके से क्लोरीन के भी बहुत सारे यूजेस होते हैं। अगर हम वर्ल्ड वार की बात करें तो क्लोरीन गैस जब जो लोग उसके कांटेक्ट में आए थे उनके लंग्स में जब क्लोरीन गैस पहुंची, जब उन्होंने इनहेल किया तो वो जो लंग का जो म्यूकोजा था या उसकी जो म्यूकस मेम्ब्रेन या कवरिंग थी उससे जब उस गैस ने रिएक्ट किया तो बहुत सारे लोगों के बॉडी में HCl का प्रोडक्शन होने लगा। HCl क्या होता है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में से सीक्रेट होता है जब हम कोई खाने पीने की चीज़ को इंगल्फ करते हैं। ठीक है, तो HCl का काम क्या होता है, कोरोशन करने का होता है
फूड को डाइजेस्ट करवाने का होता है, हाईली एसिडिक होता है। तो कुछ उस तरीके के एसिड का प्रोडक्शन हुआ था रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जब लोगों ने उस गैस को इनहेल किया था। तो उसकी वजह से क्या होने लगा, जब वो गैस के कांटेक्ट में आए तो उनकी आंखें जलने लगी, उन्हें बॉडी पर इरप्शंस होने लगे, इचिंग होने लगी, उन्हें कन्फ्यूजन बढ़ने लगा, उनके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इन्फ्लामेशन क्रिएट होने लगा, मतलब पेन, बर्निंग, जलन, ये सब चीज़ें हुई। धीरे धीरे उन्हें सांस लेने में दिक्कत होने लगी। उसके बाद उनका रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में स्पाजम्स आने लगे, मतलब वो सांस छोड़ भी नहीं पा रहे थे, ठीक से ले भी नहीं पा रहे थे, बहुत घबराहट सी हो रही थी। ठीक है, धीरे धीरे उनके लंग्स में से ब्लीडिंग होने लगी, परफोरेशन होने लगा, छाले पड़ गए, पूरी तरह से डिस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गया। जब ऑक्सीजन गैस नहीं मिली तो हार्ट तक भी ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाई, ब्लड भी प्यूरिफाई भी नहीं हुआ, तो फिर धीरे धीरे उनका रेस्पिरेटरी फेल्यूर हुआ और धीरे धीरे कार्डियक फेल्यूर हुआ। तो इस तरीके से उनकी फिर 30 मिनट के अंदर अंदर डेथ हो गई। इस तरह से वर्ल्ड वार में इस गैस ने अपना रोल प्ले किया था। तो हमने अभी क्या देखा कि इरिटेशन, डिस्निया, साइनोसिस, इन्फ्लेमेशन, अल्सर्स, रेस्पिरेटरी ब्लीडिंग, पल्मिनरी इडिमा, रेस्पिरेटरी फेल्यूर, ये सारे सिम्टम हमने अभी वर्ल्ड वार के जो गैस ट्रेजिडी हुई उसमें आए थे। ठीक है, तो कुछ इसी तरीके के सिम्टम्स, इसी इंटेंसिटी के सिम्टम्स हमें म्यूरेटिकम एसिड के, म्यूरेटिकम ग्रुप के जितने भी मेडिसिन है उन सब में देखने को मिलेंगे। जब आप ये मेडिसिन पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि बिल्कुल वर्ल्ड वार में जो सिम्टम मिले थे कुछ उसी तरह की इंटेंसिटी के सिम्टम्स हम इस मेडिसिन में पढ़ रहे हैं। तो आप एक बार मेडिसिन को ज़रूर पढ़ के देखें। ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ क्लोरीन इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में क्लोरीन कहाँ से आता है? अभी हमने शुरुआत में देखा था कि हम जो नमक खाते हैं, जो सी सॉल्ट होता है, टेबल सॉल्ट जिसे हम कहते हैं, उसमें NaCl पाया जाता है। तो उस सॉल्ट से हमें सोडियम भी मिल जाता है, साथ ही साथ क्लोरीन भी मिल जाता है। ठीक है, तो उसके थ्रू हमारी बॉडी में Cl की कमी को हम पूरा कर सकते हैं। हमारी बॉडी में भी Cl का प्रोडक्शन होता है कई सारे पार्ट्स में। तो ये होता क्या है, हमारी बॉडी में कहाँ पर पाया जाता है? सेल के आउटर साइड और सेल के इनर साइड। जो आउटर साइड पाया जाएगा वो क्या होगा? सोडियम क्लोराइड, और जो इनर साइड पाया जाएगा वो पोटेशियम क्लोराइड होगा। तो इस तरीके से हमारी बॉडी में भी इसका प्रोडक्शन होता है। ये इसका फंक्शन क्या है? हमारे जो सेल की जो ऑस्मोटिक प्रेशर है उसको ये मेंटेन करके रखता है, साथ ही साथ हमारी बॉडी में जो वाटर का pH होता है उसे भी ये मेंटेन करके रखता है। ठीक है, तो ये उसके फंक्शन हुए। उसका अलाउंस कितना लेना चाहिए हमें क्लोरीन, तो ये डिपेंड करता है हमारी डाइट के ऊपर। ठीक है, जब हम जितना खाना खाएंगे उतना बॉडी से HCl का प्रोडक्शन होगा। अगर हम दिन में एक बार खाएंगे तो एक कम प्रोडक्शन होगा, अगर हम 5 बार खाएंगे तो HCl का ज़्यादा प्रोडक्शन होगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये डिपेंड करता है हमारे डाइटरी अलाउंस के ऊपर। अगर हम इसके फंक्शंस देखें तो ये सलाइवरी अमाइलेज को एक्टिवेट करने का काम भी करता है। सलाइवरी अमाइलेज मतलब जो हमारे माउथ में से सिक्रेट होता है, जो कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन करवाता है। ठीक है, ये तो इस तरीके से हमने आज इसके फंक्शन देखे, हमने इसकी प्रॉपर्टीज देख ली। अब हम बात करेंगे सोडियम क्लोराइड की। द कॉमन सॉल्ट हेल्प द बॉडी टू नॉर्मली मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ सोडियम एंड क्लोरीन। सोडियम आर बेसिक, जो सोडियम होता है वो बेसिक नेचर का होता है, जो क्लोरीन होता है वो एसिडिक होता है। तो ये क्या करता है, हमारी बॉडी में एसिड और बेस के बैलेंस को भी मेंटेन करने का काम करता है। ठीक है, अगर हम बहुत ज़्यादा अमाउंट में सोडियम क्लोराइड का इंटेक कर लेंगे, मतलब सॉल्ट का बहुत ज़्यादा इंटेक कर लेंगे, तो उससे क्या सिम्टम आएंगे हमारी बॉडी में? हमें इडिमा होने लगेगा, हमारा ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, किडनी का फंक्शंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, हम बार बार यूरिन पास करने के लिए जाएंगे। तो ऐसा क्यों होगा? क्योंकि एक लिमिट से NaCl, नमक का क्या काम होता है? वाटर का रिटेंशन करना बॉडी में, मतलब पानी को रोक के रखना बॉडी के अंदर। तो जब हम ज़रूरत से ज़्यादा नमक लेने लगेंगे हमारी डाइट में तो क्या होगा? ज़्यादा इकट्ठा होने की वजह से बॉडी में वाटर का लेवल बढ़ेगा। वाटर कहाँ पर होता है? ब्लड में भी पाया जाता है, तो बॉडी में ब्लड का लेवल भी बढ़ेगा। जब ज़रूरत से ज़्यादा ब्लड का वॉल्यूम बॉडी में बढ़ जाता है तो जो ब्लड वेसल्स होती है, हमारी आर्टरीज, हमारी वेन्स, उन पर प्रेशर बहुत ज़्यादा पड़ने लगता है, हार्ट की एक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ने लगती है, जिसकी वजह से टेकिकार्डिया भी हमें होने लग जाता है। हम बहुत जल्दी जल्दी सांस लेने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो उसकी वजह से ब्लड की वेसल्स प्रेशर ज़्यादा लगाएंगी तो हमारी बॉडी में हाइपरटेंशन या ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। ठीक है,
बॉडी में जगह जगह पर वाटर का रिटेंशन होने लगेगा, तो जिसकी वजह से हमें एडिमा या एनासार्का का प्रॉब्लम होने लग जाएगा। तो किडनी का फंक्शन भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। वो कितना ज़्यादा क्लोरीन का सिक्रीशन करेगी, कितना बाहर वेस्ट प्रोडक्ट को निकालेगी। जब वो निकाल के थक जाएगी तो वो सारा का सारा जो क्लोरीन होगा उसे वापस ब्लड के पास पहुंचाने लगेगी, जिससे कि ब्लड में फिर प्रेशर बढ़ने लगेगा और किडनी का फंक्शन भी कम होने लगेगा। ठीक है, तो इस तरीके से सारे सिम्टम देखने को मिलेंगे। जब हम क्लोरीन का इंटेक कम करेंगे, क्लोरीन का इंटेक कम होगा तो क्या होगा, हाइपोक्लोरेमिया, और जब ज़्यादा होगा तो हाइपरक्लोरेमिया। तो जब कम होगा और हाइपोक्लोरेमिया होगा तो उस कंडीशन में क्यों ऐसा होगा कि कम हो जाएगा, या तो हम उसका इंटेक कम कर रहे हैं, या फिर बॉडी के अंदर उसका प्रोडक्शन ही कम हो रहा है, या हम जो ले रहे हैं उसको बॉडी जल्दी जल्दी अपने में से बाहर करती जा रही है। बाहर कैसे होगी, या तो पसीने के थ्रू बाहर होगा, या हम पानी ठीक से नहीं पिएंगे, या किडनी बहुत ज़्यादा यूरिन पास कर करके उसे पूरा बॉडी से बाहर निकाल देगी। तो इस तरीके से हाइपोक्लोरेमिया की कंडीशन डेवलप होगी, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में फिर क्या होने लगेगा, क्रैम्प्स आने लगेंगे, हम डिहाइड्रेट होने लग जाएंगे। जब हम धूप में निकलते हैं, हमें पसीना आता है तो सारा सोडियम और क्लोरीन निकल जाता है, तो फिर हम कैसे मूर्छित हो जाते हैं, एकदम डिहाइड्रेट, कोलैप्स की कंडीशन में जाते हैं। फिर हमें डिप लगानी पड़ती है, NaCl उसमें प्रेजेंट रहता है, तो वो सब एसिड और बेस को बैलेंस करने के लिए होता है। ठीक है, तो इस तरीके के सारे सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। हमारे ब्लड में RBCs में भी क्लोरीन पाया जाता है। जब क्लोरीन शिफ्ट चलती है तो उस टाइम पर एक्सचेंज में बाइकार्बोनेट्स बाहर जाते हैं और क्लोरीन अंदर शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये आपको मैंने बता दिया कि बॉडी के अंदर किस तरीके की एक्शन होती है जब क्लोरीन एंटर करता है। तो साइनोसिस, डिस्निया, कोल्ड स्वेटिंग, पल्मोनरी एडिमा, एक्सलरेटेड स्मॉल पल्स, डेथ ड्यू टू कार्डियक एंड रेस्पिरेटरी फेल्यूर। ठीक है, इफ देयर इज अ प्रोलॉन्ग्ड स्टे इन क्लोरीन एटमॉस्फेयर टू कंसंट्रेशन, अगर हम एक मॉडरेट एटमॉस्फेयर में है क्लोरीन के, तो हमें ब्रोंकाइटिस, निमोनिया, ब्लीडिंग, एडिमा, ये सारी प्रॉब्लम्स होंगी। ठीक है, तो ये सारे हमने इसके जनरल फीचर्स देख लिए। मैंने आपको ये सारी चीज़ें इसलिए बताई है क्योंकि कहीं ना कहीं जो म्यूरिएटिकम ग्रुप है उसका इन जनरल प्रॉपर्टीज से डायरेक्ट कनेक्शन है। जैसा हमने उसका स्वभाव देखा, जैसे हमने उसके पीरियोडिक टेबल में बॉन्डिंग देखी, उसी तरीके की बॉन्डिंग हमें इसके मेंटल थीम में देखने को मिलेगी। तो आइए हम इसकी थोड़ी सी मेंटल थीम को डिस्कस कर लेते हैं। तो जो म्यूरिएटिकम ग्रुप होता है उसके मेंटल थीम में कुछ हाईलाइटिंग टर्मिनोलॉजी है, जैसे मैं आपको बताती हूँ। हाईली इमोशनल, आप लिख भी सकते हैं, हाईली इमोशनल, रिजर्व्ड, इंट्रोवर्टेड, मेक अ डीप रिलेशंस, सेल्फलेस केयर एंड नर्चरिंग, कंसेंशियस, लॉस ऑफ फियर ऑफ लव्ड वंस, लेटिंग गो एवरीथिंग, they if they're neglected, rejected and humiliated, they feel anxious and self pity, lack of attention, nurturing care, feel vexation and disappointment, brooding and feel alone। ठीक है, अगर आपने ये सारी चीज़ों को लिख लिया है तो अब हम एक एक चीज़ के ऊपर डिस्कशन करते हैं। जो म्यूरिएटिकम ग्रुप के जो लोग होते हैं वो हाईली इमोशनल टाइप के लोग होते हैं। मतलब ये जो भी चीज़ सोचते हैं उसे पूरा डीप में सोचते हैं और बिल्कुल अंदर से उन चीज़ों को फील करते हैं। एकदम रियलिस्टिक पर्सनालिटीज़ होती हैं ये जो म्यूरिएटिकम ग्रुप के लोग होते हैं। रिजर्व्ड एंड इंट्रोवर्टेड, रिजर्व्ड एंड इंट्रोवर्टेड मतलब अच्छा हो चाहे बुरा हो, हर एक चीज़ अपने मन के अंदर संजो के रखते हैं। ठीक है, ज़्यादा लोगों से बातचीत करना, उन्हें कहना, ये सब उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं होता है। अपने मन के मन ही चीज़ों को ये सोचते हैं। मेक अ डीप रिलेशन, उन्हें अपने साथ जितने भी रिलेशंस चाहिए होते हैं सारे रियलिस्टिक चाहिए होते हैं, सारे डीप चाहिए होते हैं। ठीक है, सेल्फलेस केयर एंड नर्चरिंग, सेल्फलेस मतलब खुद के बारे में ना सोचते हुए दूसरों की केयर करते हैं, हमेशा नर्चरिंग करते हैं, मतलब उनका पालन पोषण करते हैं। मतलब जब ये दूसरों के लिए कुछ कर रहे होते हैं अपने रिलेशंस में, तो इन्हें ये फीलिंग नहीं होती है कि इसके बदले में मुझे क्या मिलेगा या मेरा क्या होगा या कोई मुझे कुछ समझेगा या नहीं समझेगा। ये बस लोगों के लिए हमेशा चीज़ें परफॉर्म करते रहते हैं। ठीक है, कंसेंशियस मतलब कर्तव्यनिष्ठ होते हैं। मतलब इन्हें कोई काम अगर आपने दे दिया करने के लिए तो ये उसे पूरी ईमानदारी से, पूरी शिद्दत से करेंगे। वो फिर दिन भी नहीं देखते, रात भी नहीं देखते हैं, बस उन्हें वो काम ख़त्म करना है, वो भी अच्छे से करना है, किसी को कोई शिकायत ना हो, ऐसे करना हो।
मतलब अगर हम इन्हें ऑफिस वर्क में देख लें, या कोई फीमेल है जो घर में म्यूर ग्रुप की है तो वो अपने घर के सारे काम बहुत ही अच्छे से परफॉर्म करेगी। कोई मेल अगर ऑफिस में है या फीमेल ऑफिस में है तो वो ऑफिस के सारे कामों को बहुत ही डिग्निटी से, बहुत ही ऑनेस्टी से प्ले करेगा, चाहे उसे रात रात भर जग के काम करना पड़े, चाहे ओवर वर्क करना पड़े, वो अपनी चीज़ों को बहुत ही परफेक्टली परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं। ठीक है। लेटिंग गो एवरीथिंग, मतलब ये जो हर एक चीज़ होती है उसे लेट गो करते हैं। लेट गो करना मतलब चीज़ों को नज़रअंदाज कर देना, चीज़ों को जाने देना। जैसे सपोज़ जो म्यूर ग्रुप के जो लोग हैं, मान लीजिए उन्हें किसी ने डांट दिया या उन्हें उनकी गलती नहीं होने पर भी उन्हें 4 बातें कोई सुनाकर चला गया, तो ये हमेशा उन चीज़ों का थोड़ा हर्ट ज़रूर होगा, लेकिन उन्हें पलट कर कभी जवाब नहीं देते और जाने देते हैं। ये अपने मन में सोच लेते हैं कि हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, हो जाता है, ऐसे करके अपने मन को ये समझा लेते हैं और सिचुएशन को क्रॉस करके और आगे निकल जाते हैं। हमेशा लेट गो कर देते हैं, नज़रअंदाज कर देते हैं। ठीक है। इफ़ द नेग्लेक्टेड रिजेक्टेड, अगर ये किसी व्यक्ति के लिए सब कुछ कर रहे हैं, सेल्फलेसली कर रहे हैं, तो उसके बाद अगर इन्हें कोई डांट दे, कोई इनका अपमान कर दे, वही व्यक्ति इन्हें परेशान करे या इन पर ध्यान नहीं दे, तो इन्हें कैसा लगना चाहिए? बहुत ही बुरा लगेगा इन्हें। ऐसी फीलिंग आएगी जैसे आज तक इन्होंने जो भी किया इसका किसी ने कोई मान सम्मान नहीं किया, किसी ने उन्हें समझा ही नहीं। कुछ इस तरीके की फीलिंग उन लोगों में देखने को मिलेगी हमें। ठीक है। तो उन्हें फिर बहुत ज़्यादा हर्ट होता है, वो वेक्सेशन में चले जाते हैं। और सेल्फ पीटी, ये सेल्फ पीटी होते हैं, मतलब इन्हें खुद के ऊपर दया आने लगती है। जब कोई व्यक्ति दूसरों के लिए सेल्फलेसली सब कुछ करेगा और बदले में उसे कुछ भी नहीं मिलेगा, तो उसे फिर खुद के ऊपर थोड़ी सी दया आती है कि कोई मुझे समझ नहीं पाया, इस तरीके से। ठीक है। ब्रूडिंग, जब इनके साथ कुछ गलत हो जाता है या कोई इन्हें नहीं समझ पाता है या इनके रिलेशंस को कोई ब्रेक करके चला जाता है, तो फिर ये ब्रूडिंग करने लगते हैं। ब्रूडिंग मतलब मन ही मन उन चीज़ों के बारे में बार बार सोचते रहना। मतलब दिमाग अगर भूलना भी चाहे तो ये उसे भुला नहीं पाते, ये बार बार उन चीज़ों को रिकॉल करते रहते हैं। इन्हें उन्हीं चीज़ों में अच्छा भी लगता है और रिकॉल करने में इन्हें बुरा भी लगता है। तो ब्रूडिंग में इनकी दोनों चीज़ें आ जाती हैं, बार बार उन चीज़ों के बारे में सोचते रहना। ठीक है। फील अलोन, मतलब इन्हें हमेशा अकेलेपन की फीलिंग आती है और ये अकेले रहना चाहते हैं। ये अकेले क्यों रहना चाहते हैं? ये तब अकेले रहना चाहते हैं जब ये उन रिलेशंस को निभाने के बाद भी अगर लोग इन्हें समझ नहीं पाते हैं और लोग इन्हें छोड़ देते हैं या लोग इनकी कदर नहीं करते हैं, तो फिर बाद में ये नहीं चाहते कि कोई इनके साथ रहे, कोई रिलेशन हो या फिर ये किसी के साथ कोई रिलेशन बनाए। ये फिर अकेले रहना पसंद करते हैं क्योंकि इनका ट्रस्ट पूरी तरीके से ब्रेक हो जाता है, तो इसलिए इन्हें लोनलीनेस में रहना पसंद आता है। लेकिन इसी लोनलीनेस की वजह से उनके एलिमेंट्स आना स्टार्ट होते हैं, मतलब वहीं से उनकी सारी तकलीफ़ें शुरू हो जाती है अकेलेपन आने के बाद, क्योंकि इन्हें ब्रूडिंग करने की आदत होती है। ठीक है। अगर हम इस चीज़ को एक मतलब आप बताइए कि सेल्फलेस चीज़ें इस दुनिया में कौन व्यक्ति किसी के लिए करता है? ऐसा कौन सा रिलेशन है जिसमें सेल्फलेसली सब कुछ होता है? ऑब्वियसली आपके दिमाग में ख्याल आया होगा कि मदर, हमारी जो मदर होती है वो किस तरह एक बच्चे का पालन पोषण करती है, उसे बड़ा करती है, उसकी हर एक चीज़ का ध्यान रखती है। चाहे बच्चा उसके ऊपर गुस्सा करे, उसे चिल्लाए या उसके ऊपर इरिटेशन अपना निकाल दे, घर से चला जाए, फिर उसे मना के ले आती है। कभी भी मदर को बुरा नहीं लगता बच्चा चाहे उसके साथ कैसा भी बिहेवियर करे। तो म्यूर ग्रुप के जो पेशेंट होते हैं या मेडिसिन्स होती है वो कुछ ऐसे ही रिएक्ट करती है। सबके लिए सब कुछ सेल्फलेसली करना चाहते हैं ये लोग, इनकी कोई भी अपेक्षा नहीं होती है दूसरों से। लेकिन क्या ऐसा होता है, सपोज़ आपकी मदर है, उसने आपके लिए लाइफ टाइम सब कुछ किया बिना किसी स्वार्थ के, क्या कभी भी उसके मन में कहीं एक पल के लिए भी ये फीलिंग नहीं आएगी कि काश उसने जिसके लिए किया वो भी उसके लिए कुछ करता, वो उसकी फीलिंग को समझ पाता? कहीं ना कहीं मन के किसी कोने में उसे ये फीलिंग ज़रूर, तो कहीं ना कहीं कोर में मदर को भी ये फीलिंग आती है कि काश मेरे बच्चे मुझे समझ पाते या मैंने उनके लिए आज तक जो भी किया उसका कुछ थोड़ा बहुत मान सम्मान वो रख पाते, मुझे भी उसके बदले वो कुछ ना कुछ दे पाते। तो एक कोर में ये फीलिंग होती है, हर व्यक्ति के अंदर ऐसी फीलिंग होती है। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होता है कि जो कभी भी बिना किसी स्वार्थ से किसी के लिए कुछ करे।
कभी न कभी कुछ न कुछ पाने की थोड़ी बहुत इच्छा व्यक्ति के अंदर होती ही है। तो इसी तरीके से जो म्यूर होते हैं उनकी फीलिंग होती है। लेकिन जब व्यक्ति उन्हें नहीं समझ पाते हैं, जब उनके इमोशंस को हर्ट करते हैं या उन्हें रिजेक्ट कर देते हैं या छोड़ के चले जाते हैं या उन्होंने आज तक जो कुछ भी किया उस सब को नहीं समझ पाते हैं, तो इन म्यूर ग्रुप के लोगों को उनकी फीलिंग्स को डीपली बहुत हर्ट होता है। ये फिर उन व्यक्तियों के साथ में अपना कोई रिलेशन रखना ही नहीं चाहते हैं। म्यूर ग्रुप की जो फीलिंग है वो पूरी इसी के आसपास है। उनके सारे एलिमेंट्स, उनके सारे डिसीजेस, वो सब पूरे अपने रिलेशंस की वजह से आते हैं। तो जब हम म्यूर ग्रुप के लोगों की केस टेकिंग करते हैं तो हम देखेंगे कि ये बहुत ही डीप होते हैं, बहुत ही इमोशनल होते हैं। इनकी केस टेकिंग इतनी आसान नहीं होती है, इनको समझ पाना इतना आसान नहीं होता है। आपको 2 से 3 विजिट में ये समझ में आने लगेगा कि ये व्यक्ति म्यूर ग्रुप से बिलोंग करता है। तो आपको बहुत ही अच्छे से, बहुत ही शांति से उसकी केस टेकिंग लेनी पड़ेगी। जल्दबाजी में आप उससे सिम्टम पूछेंगे तो वो एक बार में कभी भी पूरा डिस्क्लोज नहीं होता है। उसे धीरे धीरे ही समझ सकते हैं कि पेशेंट आखिर में किस ग्रुप से बिलोंग करता है। उसकी दुनिया हमेशा उसके रिश्तों के आसपास ही घूमती है। इसमें स्पेशली जो हस्बैंड वाइफ वाला रिलेशन है या जो चाइल्ड एंड मदर वाला रिलेशन है, इसमें ये मेडिसिन ज़्यादा घूमती है। जैसे एक हमारी मेडिसिन है नेट्रम म्यूर। नेट्रम म्यूर की अगर हम बात करें तो उसमें क्लोरीन पाया जाता है। और वो मेडिसिन कैसे अपने 1 to 1 रिलेशंस रखती है। 1 to 1 मतलब अगर आप ऐसे हो तो मैं आपके साथ ऐसी हूँ, अगर आप वैसे हो तो मैं आपके साथ वैसी हूँ, ना थोड़ा ज़्यादा ना थोड़ा कम। बहुत ही सोच समझ के वो रिलेशंस में डूबती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एक बार जब उसके इमोशंस को हर्ट हो जाता है तो फिर दोबारा वो किसी के ऊपर विश्वास नहीं कर पाती है। तो इन सारी चीज़ों की वजह से फिर उसके एलिमेंट्स आने लगते हैं। तो हम सारी मेडिसिन जब पढ़ेंगे तब हम नेट्रम म्यूर को भी डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये उसकी मेंटल थीम होती है। इसीलिए जो होम्योपैथिक साइंटिस्ट रहे होंगे या डॉक्टर्स रहे होंगे, उन्होंने क्लोरीन ग्रुप का नाम म्यूरिएटिकम रखा, क्योंकि वो बिल्कुल मदर की तरह बिहेव करता है और सी मतलब समंदर की तरह बिहेव करता है। समंदर भी माँ की तरह होता है, अपने में सब कुछ समेट के रखता है, सारी चीज़ें उसमें पाई जाती है। उसमें पेड़ पौधे, जीव जंतु सब कुछ है, सबकी सेवा करता है, सबको पालता पोसता है, लेकिन कभी भी उसके बदले में किसी से कुछ मांगता नहीं है, सेल्फलेस लव करता है। इसीलिए उसे सी से कंपेयर किया गया है। और दूसरा जो क्लोरीन होता है वो सी में ही पाया जाता है, ओशियन में ही पाया जाता है। तो डायरेक्टली मदर और सी से इसको इंटरलिंक करके देखा जाता है, क्योंकि दोनों ही सहनशील होते हैं। मदर भी सहनशील होती है, सी भी सहनशील हो, सब कुछ लेके चलता है अपने में, लेकिन कभी भी किसी से कोई शिकायत नहीं होती है, ठीक है। तो ये हमारी मेंटल थीम हो गई। अब हम इसका जो सेकंड पार्ट बनाएंगे वो होगा इसका फिजिकल कंप्लेंट्स के ऊपर, और हम कुछ म्यूरिएटिकम ग्रुप से रिलेटेड मेडिसिन की भी बात करेंगे कि कैसे और किस मेडिसिन में क्या फीलिंग डेवलप हो जाती है, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप हमारे नए नए वीडियोज़ और ग्रुप्स के बारे में जानना चाहते हैं, अच्छी अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन की मेंटल थीम जानना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, होम्योपैथिक स्टूडेंट्स को शेयर करें, ताकि उन्हें कभी भी मेडिसिन याद करने में कोई कन्फ्यूजन ना हो, वो कभी भी सिम्टम्स को ना भूल पाएँ। ग्रुप की स्टडी अगर आपकी अच्छी होगी तो आप कई सारी मेडिसिन को तो यूं ही पढ़ पाएंगे, और यूं ही आपको पेशेंट को देखते ही याद आ जाएगा कि ये मेडिसिन से इस पेशेंट को ठीक किया जा सकता है, या ये पेशेंट इस मेडिसिन के जैसा है, ठीक है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।